हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने जो कंप्लीट करा था वो प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करा था प्री प्लस मेंस के लिए। तो आज हम मेंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल मैं डिफाइन करके बताऊंगा कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी जो हमें सब्जेक्ट हैं इग्नोर करने हैं। ओके, और कौन कौन से इशू हैं जो कि हमें रीड आउट करने हैं और जो हमारे एवरी ईयर सिलेबस के अंदर आते हैं वो हमें डिफाइन करने हैं। जैसे कि पेपर थर्ड ये, ओके, पेपर सेकंड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर से। तो लेट स्टार्ट नाउ। ओके, द इंडियन हेरिटेज। ओके, द इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत एक अपने आप के अंदर बहुत वाइडर एरिया है। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 बुक आपको रीड आउट करनी होंगी। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इसके अंदर पहले बता देता हूँ, ये सबसे पहले होगा इंडियन कल्चर। कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट आर्ट फ्रॉम लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम द एशियन टू द मॉडर्न टाइम्स। अब इसमें क्या है कि जो हमारा आर्ट फॉर्म था, आर्ट फॉर्म जैसे कि आप कुतुब मीनार वगैरह जाते हैं, यहाँ दिल्ली में कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, वो आज से 500 साल पहले या 2000 साल पहले किस तरह से वो बनी गई थी, तो वो आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म क्या है? ये क्लासिकल आर्ट फॉर्म भी होती है और दूसरी तरह की आर्ट फॉर्म भी होती है। जैसे लिटरेचर होती है, मतलब लिखने की एक आर्ट होती है। आर्किटेक्चर फॉर्म के अंदर होती है एशियन एंड मॉडर्न टाइम के अंदर। मॉडर्न टाइम जो अब है और एशियन टाइम कौन सा बोलते हैं? जो सिंधु सभ्यता का एशियन टाइम है, वो BC से पहले का। ओके, आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। The modern Indian history and about the middle of the 18th century until the present has significant personalities issue। मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, मॉडर्न इंडिया डेट मीन्स क्या कि जो हमारे पास इम्पीरियलिज्म करा था 200 ईयर का, ये किसने करा था? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो हमारे ऊपर रूल करा है इतने सालों के लिए। उसके बीच में किस किस ने 18 सेंचुरी के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था और जो काफ़ी सारे जो इसमें दिल्ली जो मुग़ल सल्तनत थी वो किस तरह से डिक्लाइन हुई है, और कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे गांधी, अम्बेडकर है और भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ओके, तो ये जो लोग आए थे जैसे लाला लाजपत राय, ओके, और बाल गंगाधर तिलक, तो ये इन पर्सनैलिटीज़ का भी हमें नाम पता होना चाहिए। इस पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमें ये बताया गया है। ओके, द फ्रीडम स्ट्रगल। आप क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में क्या फ्रीडम के लिए किस किसने स्ट्रगल करा है उसके लिए बताना है। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बारे में हमें बताना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन उस टाइम जो अवेलेबल थे और कौन कौन से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा था। इट वाज स्टे द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर रहे थे वो। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द कंसोलिडेशन रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री। आपको सबसे बड़ी बात तो यही है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। जब हमारे जब इंडिया के इतने सारे टुकड़े, इतने सारे विभाजन हो गए थे, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं, अभी ये बिल्कुल भी नहीं, एक तरह से रिकनसाइल नहीं हो सकता इंडिया के जो इतने टुकड़े। मगर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हें बोलते हैं यूनिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने पूरे इंडिया को उन्होंने यूनाइट करने का वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि कुछ राज्य ऐसे थे कि जिन्हें फोर्सफुली भी इन्हें इंक्लूड करा गया था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम वो चीज़ हम देखते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन इकोनॉमी 18th सेंचुरी एंड इंडियन रिवॉल्यूशन। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट मीन्स क्या कि यूके के अंदर कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा था उस टाइम। जैसे कि जो फ्रांस है, फ्रांस का नेपोलियन का रूल था। जर्मनी है, जर्मनी के अंदर नाजिज्म थी, और जर्मनी के अंदर बिस्मार्क की पॉलिसी भी आई थी, और इसमें फिर उसके बाद में हिटलर की पॉलिसी भी आई थी। और इटली के अंदर क्या था कि सॉरी इटली के जो इटली है, इटली के अंदर फासिज्म का भी अप्रोच था। तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमारा जो एक वर्ड होता है वो है 1914 में, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम देते हैं। फिर 1939 के अंदर फिर होता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके भी आप पढ़ना होगा क्योंकि वो सारा जो लिंकिंग है वो हमारा हिस्ट्री से जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन रिवॉल्यूशन क्या है?
इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे अमेरिका के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, बट कुछ लोग जो हैं यूनाइटेड किंगडम के वो वहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर जाकर रहने लगे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बचाई थी, तो वहाँ पर इंडिया ने इंडियन रिवॉल्यूशन वहाँ करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड वार, ओके, मैंने आपको बता दिया। नेशनल बाउंड्रीज क्या डिफाइन होती हैं, ओके। कॉलोनाइजेशन, जो वहाँ पर आके बसे थे ईस्ट कोस्ट में, वो डिकोलोनाइजेशन, जैसे कि बहुत सारी कॉलोनी उन सबको डिकोलोनाइज करना है, मतलब वहाँ से लोगों को जैसे कि एक किसी का एक रूल है तो वहाँ पर रूल को सेपरेट करना है। पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनिज्म, ओके, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये जो लिज्म की पॉलिसी होती है, लिज्म होती है एक आइडियोलॉजी, जिसके पीछे अगर लिज्म लग जाता है वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो आइडियोलॉजी क्या, किसी एक पर्टिकुलर बंदे की भी आइडियोलॉजी हो सकती है, किसी एक फिलोसोफर की हो सकती है, बहुत सारे फिलोसोफर की भी एक आइडियोलॉजी हो सकती है। दे फॉर्म द अफेक्ट सोसाइटी, ओके। और देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये वाला पार्ट, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्सिटी और काफ़ी सारे रिलीजन इसमें रहते हैं और काफ़ी सारी मल्टी लैंग्वेजिंग हैं, जिसके लिए कि हमारा शेड्यूल 8 जो उसके अंदर भी सीधा सीधा डिफाइन करा गया कि 22 लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अडोप्ट किए हुए हैं। बाकी तो काफ़ी सारी जो लैंग्वेज हैं जो हमें पता भी नहीं है, ओके। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएशन, पॉवर्टी डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। उसकी प्रॉब्लम मतलब वुमेन की कौन कौन से उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो आर्टिकल फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 12 टू 35 जो आर्टिकल है, उसके अंदर जो आर्टिकल 32 जो है वो सीधा सीधा डेफिनेशन है उसकी कि रेमेडीज़, मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये अपने हाई कोर्ट अपने आ सकते 2224 के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये भी एक छोटा सा मैं उसके बारे में आपको बिल्कुल डिफाइन एनालाइज करके बताऊंगा। अफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, क्या क्या हुआ था अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे कि जब हमारा देश फ्रीडम हुआ था तो उसके बाद में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का इतना सोर्स नहीं था, तो 1991 में जो पॉलिसी आई थी, एलपीजी रिफॉर्म जो आए थे, उसमें क्या होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो काफ़ी सारे लोगों को भी जॉब लॉस हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इनोवेशन का सोर्स था, जो कि गांधी जी ने माना करा था कि नहीं इनोवेशन होगा तो काफ़ी सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था कि एक ही ग्लोबलाइजेशन को एक आंगन की तरह देखना, कि उनका ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो आपको फ्रीली करना, या कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं वो, ओके ना। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। आपको इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि सोशल एम्पावरमेंट कौन से क्या क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म क्या कहता है, और रीजनलिज्म। कम्युनलिज्म मल्टी लोग जो जब वहाँ पर रहते हैं तो उसे कम्युनलिज्म का नाम दिया जाता है। रीजनलिज्म जो काफ़ी सारे रिलीजन वहाँ पे इकट्ठे हो जाता है वो रीजनलिज्म है। और सेक्युलरिज्म क्या क्या मतलब है, सेक्युलरिज्म का मतलब है जहाँ धर्मनिरपेक्ष, मतलब काफ़ी सारे लोगों को एक समान वहाँ पर जो उनका रिलीजन को फॉलो किया जाता है, ओके। जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हमारा कहता है सेक्युलरिज्म की भाषा बोलता है। तो साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी। तो साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी है, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, वो साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड के अंदर आता है। और फिजिकल ज्योग्राफी डैट मीन्स कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर धारवाड़ की चट्टानें हैं, ओके। और जैसे कि पेनिसुलर इंडिया है, रिवर हैं और लेक हैं, झील हैं काफ़ी सारी। तो ये क्या क्या है, हमें स्पेशल फिजिकल ज्योग्राफी बता रहा है, उसके क्लाइमेटोलॉजी का बता रहा है क्या है क्या नहीं, और उसका वर्ल्ड के बारे में भी हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड के अंदर किस किस तरह की टोपोग्राफी पाई जाती है, कौन सी कॉन्टिनेंटल जोन्स होती हैं, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा पार्ट है ये सब हमारा ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लोकेलेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड इंडस्ट्रियल बैरियर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन इंक्लूडिंग। मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको इसके अंदर जैसे कि एक रिवर है, सॉरी, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सॉरी एक मिनट वेट करिए। इसके अंदर बताया जा रहा है कि सेटलमेंट किस तरह से हो, सेटलमेंट वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, ओके ना।
किस तरह से लोग रहते हैं वहाँ पर। तो जैसे गंगा रिवर है, ओके, गंगा रिवर के बारे में हम जैसे चेक करते हैं, तो इसके अंदर जैसे ये वाली ये रिवर है, तो यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, बट यहाँ पर क्या है कि एक रिवर जो जा रही है यहाँ से, इसके आसपास का जो भी इसका एरिया होगा, जो इसका शैडो एरिया है, तो यहाँ पर लोग काफ़ी सारी इसमें सेटलमेंट्स पाए जाएंगे। और रेदर देन यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये जो एरिया यहाँ पर ये है राजस्थान का, यहाँ पर बहुत कम लोग पाए जाए को काफ़ी कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, मगर यहाँ पर क्या रिसोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेटलमेंट भी ज़्यादा होंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे, उनके खेती जो कहते हैं ना हार्वेस्टिंग, जो खेती बाड़ी बहुत अच्छी रहती है वो। और जैसे यहाँ पर ये जो है गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, और यहाँ पर चंबल की घाटी है, ये सब के सब यहाँ पर नदी के जितने पास होंगे, इतने ही लोग यहाँ पर, इतना आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। ओके, डेंसिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, तो ये डेंसिटी का वो है। ओके, important geophysical phenomena and such as the earthquake, tsunami and volcanic activity and साइक्लोन। अब ये क्या है, इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं वो अभी आपको पढ़ना होगा। ओके, सुनामी किस तरह से आती हैं, कौन कौन से इसमें करंट जो इसमें मतलब हीट बजट और जो इसमें कोल्ड बजट जो था, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो करंट होती है, तो उससे क्या सुनामी इसमें बर्थ होती है। द वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर, जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर इसके अंदर हो जाता है, किसी भी मतलब जब कोर के अंदर हाई प्रेशर होता है, तो उसमें एक एक्टिविटी उत्पन्न होती है जो कि इसमें क्रस्ट पैदा करती है, जिससे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। साइक्लोन आपको पता है, जैसे भी यस साइक्लोन ताऊ थे साइक्लोन आया था, तो जोग्राफी फिजिकल लोकेशन चेंज क्रिटिकल जोग्राफी एंड फीचर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बॉडीज, वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस केप, जैसे वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना होती है, जैसे कोरल रीफ होती है, और कि ना कोरल रीफ वगैरह जो होती हैं वो सब इसके अंदर ही इंक्लूड की जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पेपर के बारे में। ओके, जो कि हमारे रिलेटेड है गवर्नेंस है, जो कि आपको पता है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो हमें यहाँ से स्लोगन है वो यहीं से प्राप्त होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये हमारा सेकंड पेपर है जो कि होता है 250 मार्क्स का। तो गवर्नेंस आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर 1 to 395 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, और चैप्टर इसके अंदर वाइज हैं, जो कि और शेड्यूल इसके अंदर जो शेड्यूल फॉर्म है वो 12 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके वो है, और पॉलिटी जो कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस जो हमें बताया जाता है, जैसे कि इसमें लक्ष्मीकांत के अंदर पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छा तरह से एनालाइज कर रहा है। सोशल जस्टिस, जैसे सोशल के बारे में कि उनकी इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट किया जाता है, किस तरह से उनके वेलफेयर को अप्रोच में ध्यान में रखकर उनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैसे कि अभी इसराइल में है, रसिया है, तुर्की है, जापान है, ये कहाँ कहाँ किस किस तरह से इनकी फील्डिंग हो रही है, कौन कौन टॉप अप्रोच पे बनना चाहता है, कौन इसमें ग्लोबल पावर, कौन कौन इसमें ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। जैसे कि अभी चाइना और अमेरिका के बीच में काफ़ी वो टंग्स ऑफ वार चल रही है कि वायरस को लेकर, कि तो वो चाइना की तरफ से भी काफ़ी उनके एड्रेस किया जाता है कि काफ़ी सारे लोगों को भी इन्हें डेप्थ दिया जाता है, तो चाइना के थ्रू तो चाइना भी हेल्प करना चाहता है ग्लोबल वर्क के अंदर, जो कि सॉफ्ट पावर अप्रोच उन्होंने वर्क कर रखी है अपनी। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पर कहाँ किस तरह से हमारा डिफाइन होता है, और किस तरह से इसके अंदर ये है देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सीधा सीधा ये प्रीएम्बल की सबसे पहला ये पार्ट लिखा गया है यहाँ पर, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ये एक डेफिनेशन है प्रीएम्बल के, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलम रिजोल्व द कंसिस्ट इंडियन इनटू। अब ये मेन चीज़ जो है सोवरेन सोशलिस्ट, ये क्या है, और ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है बाद में लिए गए हैं कुछ। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपको अगर ये वर्ड समझ में आएगा, पूरी आपको लक्ष्मीकांत आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ओके, कोई बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है जो उन्होंने पूरी कवर करा रखी है लक्ष्मीकांत। ओके, तो आपको ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर इसमें डिफाइन हो जाएगा कि
पॉलिटी वगैरह, पॉलिटी क्या है क्या और किस तरह से हमें रीड आउट करनी है। ओके, ये होते हैं फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, यूनियन और स्टेट के बारे में, जो कि चैप्टर 11 के अंदर सीधा सीधा क्लियरली डिफाइन किया गया है। चैलेंजेस एंड द पैटर्निंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघवाद का ढांचा जो होता है, जिसे बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट को बिल्कुल बजट बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। ओके, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, फाइनेंशियल लोकल लेवल एंड चैलेंजेस। तो ये भी इसके अंदर देखना होता है कि लोकल लेवल के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस है, क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है लोकल लेवल के अंदर, यही पढ़ना होता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन डिस्प्यूट रेडिएशन मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन। जो पावर होती है उसको किस तरह से बांटा जाता है, किस तरह डिफाइन किया जाता है, उसका किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है जो चैप्टर 15 है, वो जो इलेक्शन कमीशन है या जीएसटी काउंसिल है या यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके बीच में पावर को डिफाइन करने का काम भी देखना होता है। ओके, कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद एज अ कंट्री। ओके, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो, पार्लियामेंट तो आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के अंदर 545 इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पर सीटेड होते हैं। अब न्यू पार्लियामेंट फॉर्म हो रही है। ओके, क्योंकि इसमें सीटेड की अब इसमें अपकमिंग टाइम में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अलग स्टेट होता है, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव जो एमएलए होते हैं आपके यहाँ के लोकल एमएलए, तो उनके लिए होती है लेजिस्लेचर। तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उनके फंक्शन क्या क्या वर्क करते हैं, उनका बिजनेस क्या, उनके बिजनेस किस पर वर्क करते हैं, उनके पावर प्लेसेस होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एग्जीक्यूटिव है ना जुडिशरी, आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कहते हैं। गवर्नर एग्जीक्यूटिव वर्क करता है या प्राइवेट, ये प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर रहता है। और जुडिशरी जो होती है हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा डिफाइन की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, ये आपको पहले पता होना चाहिए 1952 के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है पहले से ही, वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट। कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन है। ओके, और जैसे कि और इसे बोलते हैं 4 पिलर ऑफ द इंडियन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड जो कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल है। और एक पोस्ट और है, वो आप चेक कर लीजिए, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पावर है, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ओके, स्टैचुरी आपको बता देता हूँ, स्टैचुरी क्या होती है। स्टैचुरी वो होती है जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है, फिर उसका बिल को जब पास कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, उसे बोलते हैं स्टैचुरी। और रेगुलेटरी किसे बोलते हैं, जो रेगुलेटरी जो रेगुलेट करती है एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को। और ये क्वासी जुडिशरी बॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंसली वर्क कर सकती है, वो क्वासी जुडिशरी बॉडी होती है। ओके, जो अपने डिफाइन कर सकते हैं किसी जजमेंट को, कुछ जजमेंट को पास कर सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको पता ही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। तो डेवलपमेंट सेक्टर इशू है राइजिंग, जो मार्जिनल फैमिलीज होते हैं, जो मार्जिनल पीपल्स होते हैं इंडिया के अंदर, जो पॉपुलेशन है, उन तक ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिफाइन करना, वहाँ तक पहुँचाना है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करती है। द रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वर्क जो करते हैं वो बिल्कुल अच्छा और एजुकेटिव वर्क करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, क्या होता है सेल्फ ग्रुप, एक गांव के अंदर कम से कम 10 से 20 जो लेडीज़ होती हैं वो अपने ग्रुप बनाती हैं और फिर अपने उसमें एक उसमें फंडिंग करती हैं और वो उससे कुछ ना कुछ में नया काम स्टार्ट करती हैं। ग्रुप ऑफ द एसोसिएटेड डोनर चैरिटीज़ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर, ये काफ़ी सारे स्टेक होल्डर होते हैं, वो भी इसमें चैरिटीज़ करते हैं या डोनेशन करते हैं। ओके, वेलफेयर स्कीम द वनरेबल सेक्शन, मैंने आपको बताया था अभी, जो वेलफेयर स्कीम जो इनके लिए चलाई जाती है वनरेबल सेक्शन होता है सेंटर चाहे स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर फंक्शन करती है और एक होती है मतलब कि स्टेट फंक्शनिंग। ओके, इंस्टीट्यूटिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये होती है रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है इसमें
कि जो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट को देखते हैं, सोशल सेक्टर के अंदर वर्क अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा वो, और एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, किया जा सकता है, वो किस तरह से उससे कौन सी एजुकेशन उसके लिए दी जाए जिससे कि आगे के टाइम में वो इंडिया के ऊपर बर्डन नहीं बने। क्योंकि आज जो ना यंग पॉपुलेशन है, उसे जितना से हम उसे डेमोग्राफी डिविडेंड के अंदर चेंज कर सकते हैं, बहुत सबसे सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन होगा अगर हमने इस टाइम से ध्यान नहीं दिया यूथ जनरेशन को, तो वो आने वाले टाइम में एक बिल्कुल एक विनाशकारी की तरह समस्या पैदा कर सकते हैं। ओके, तो हमें हर एक यूथ को भी एक जॉब या एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी, चाहे मतलब बिजनेस के तरीके से दें या उसे जॉब के तरीके से देते हैं। ओके, इसोलेटिंग द पॉवर्टी एंड हंगर पॉवर्टी के बारे में तो काफ़ी अच्छे जानते होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ई गवर्नेंस मतलब कि मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट है, मैक्सिमम गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी तरह के आप कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें करप्शन फ्री होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, आप जनता हो या मीडिया हो आपके सामने आप अकाउंटेबिलिटी होने ही चाहिए। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सोर्स यही कि आपका सिविल सर्विस का डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक के अपने ऊपर हैं और आपको सबकी बात माननी चाहिए और डिसीजन आप सबकी बात सुननी चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए और आपको डिसीजन खुद लेना चाहिए जो कि लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। इंडियन एंड नाइबर रिलेशनशिप, इंडिया और उसके उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके रिलेशन किस तरह से हैं, जिससे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, तो ये इंडिया श्रीलंका, तो ये नाइबर रिलेशनशिप होते हैं। वायलेटरल मीटिंग का मतलब होता है कि दो देश एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश मीटिंग करता है बायलेटरल मीटिंग बोलते हैं, उसे फॉर्मल मीटिंग भी बोलते हैं, और उसे ट्रेड करते हैं तो बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं। रीजनल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियन द अफेक्टिंग, जिसमें इंडिया अफेक्ट होता है, इंडिया को भी इसमें एनालिसिस किया जाता है, वो एग्रीमेंट उसको ज़्यादा सारा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, अफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियन इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा आपको पता ही है, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स से डेवलप जो हो रही है इंडियन डायस्पोरा क्या, जो कि इंडिया के जो लोग, इंडिया की जो पॉपुलेशन है काफ़ी सारे देशों के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है अपना योगदान, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से, टूरिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरह की सर्विस दे रहे हो, तो वहाँ पर इंडिया का डायस्पोरा जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं वहाँ पर। ओके, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से थे, ये UNHRC हो गया, या यूनेस्को है, या इकोसोक है, जनरल काउंसिल मीटिंग है, ये सारे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। एजेंसी ने फोरा एंड दिया था स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट, उनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और उसके मैंडेट कौन कौन सी चीज़ें की हमें माननी पड़ेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमें माननी पड़ती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रूल और रेगुलेशन को हमें मानना पड़ता है। सो आज के तो ये काफ़ी अच्छा मैंने फर्स्ट पेपर सेकंड को से मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ये मेरी छोटी सी एक स्टार्टिंग थी जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा एनालिसिस करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट एंड शेयर करें, और अगर नहीं लगी हो तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, और मेरी आवाज़ अगर तेज़ लगी हो आपको तो आप कैसे स्लो कर सकते हैं, आपको कम हल्की मतलब मेरी आवाज़ स्लो लग रही है तो आप इसमें तेज़ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ, आपको मैं कल फिर आपको मैं पेपर थर्ड पेपर फोर्थ के बारे में डायरेक्टली इसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 15 से 20 दिन लगेंगे आपको, जो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ओवर भी दे रहा हूँ, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मतलब किस तरह से वर्क करते हैं, आपको मैं डायरेक्टली इस पर ऑनलाइन आपको सब कुछ दिखाऊँगा, अभी तो सिर्फ ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, और thank you for giving opportunity, thank you for see this video. Okay, thanks.